हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं कुमारी पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। तो हम लोग चल रहे हैं क्रैश कोर्स, नहीं कर सकते इसको एटम बम कहेंगे, जिसमें हम लोग 13 साल के क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म हो चुका है और आज हम लोग लेकर के आए हैं सेकंड चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर नंबर सेकेंड है। इसको हम लोग कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की बात। तो इस संसार में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होता है। तो उसी का हम लोग जो 13 साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आज करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ें ताकि सारे बच्चे इस चीज का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और ये जो पहला क्वेश्चन है 2009 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन। यहाँ पे एक वर्ड आया है, कीवर्ड को पहले हम लोग देख लें क्या है। वायु परागित और दूसरा हो गया अनुकूलन। वायु परागित का क्या मतलब हो गया? परागन का मतलब होता है कि परागकण एक मेल गैमेट्स है। परागकण का उड़ करके मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। और जिस घटक के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर वायु के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के परागन को हम लोग क्या कहेंगे? वायु परागन कहेंगे। अब बात आता है अनुकूलन। अनुकूलन एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अनुकूलन का मतलब होता है कि कोई भी जीव है लंबे समय तक किसी विशेष खास पर्यावरण में रह रहा है और उसके कारण जो उसके शारीरिक, व्यवहारिक और आकारिकी में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि वायु के द्वारा जो परागित होते हैं पौधे, उनके फूलों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे होने चाहिए उनके फूल। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? तो वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। मतलब रंगहीन कहने का मतलब उसमें कलर नहीं होता, गंधहीन भी होते हैं, उसमें कोई भी सुगंध नहीं होता है, क्योंकि वायु को रंग और गंध से कोई मतलब नहीं है। हवा का झोंका चला और परागकण उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंचे। सेकंड पॉइंट है परागकण हल्का और पंखदार होता है। अगर परागकण हल्का नहीं होगा, पंखदार फीदरी नहीं होगा, तो हल्का होगा तब तो वो हवा के सहारे एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके जाएगा। पंख रहता है जिसके कारण वो आसानी से उड़ता है। थर्ड पॉइंट कर रहा है कि वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि क्या है कि इसका जो घटक है, ले जाने का जो घटक है, कारक है, वो वायु है। और हवा चलेगा तो ऐसा नहीं है कि एक प्लांट से परागकण को उठाया और दूसरे प्लांट पे जाकर के डिपॉजिट कर दिया। हवा के कारण क्या होता है कि परागकण बहुत ज्यादा संख्या में बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे पौधे जिसमें वायु परागन की क्रिया होती है उन पौधों में परागकण बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला, वायु परागित पुष्प का वर्तिकाग्र चिपचिपा होना चाहिए। अगर वर्तिकाग्र चिपचिपा नहीं होगा तो हवा के सहारे परागकण आएगा, उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। लेकिन अगर वर्तिकाग्र चिपचिपा होगा तो परागकण आएंगे और उसमें आसानी से क्या होंगे? चिपक जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट लिख देंगे, हम लोग को आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विपुंसन क्या है? विपुंसन, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन क्या है? विपुंसन। देखिए विपुंसन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वि और पुंसन। वि का मतलब होता है अलग करना और पुंसन का मतलब होता है पुष्प से, और पुष्प के भी नर भाग से। ठीक है, अब हम लोग देखें कि जो फूल होते हैं उसके नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो पुंसन कहने का अर्थ है पुंकेसर से। अब टोटल देखें विपुंसन क्या है, तो
पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर को अलग करना। मतलब जो पुष्प है उसमें क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प में नर पार्ट भी होते हैं और मादा पार्ट भी होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, चिमटे की सहायता से नर पार्ट को हटा देते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो इमस्कुलेशन या विपुंसन कहलाती है। क्वेश्चन के आधे पार्ट में क्या कह रहा है, इसे क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है इसको करने की। तो जैसे हम लोगों को मनवांछित कोई भी फ्रूट्स को प्राप्त करना है, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का वर्तिकाग्र, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी अंडाशय। अब क्या हो गया कि और इसमें ही क्या है, हम लोगों का मेल पार्ट अर्थात पुंकेसर ही है। अगर हम लोग इसको विपुंसित नहीं करेंगे कि इसका मेल पार्ट आकर के इसको क्या कर देगा, निषेचित कर देगा, परागित कर देगा, जिससे क्या दिक्कतें आएंगी कि ये जो प्लांट था सेम टाइप का प्लांट बन जाएगा। हम लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार प्लांट को नहीं बना सकेंगे, फल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विपुंसन में क्या कहा जाता है कि इसको चिमटे की सहायता से कट कर लिया जाता है, और कट करने के बाद बाहर से हमको जिस पौधे का मन होगा परागकण ला करके इसके वर्तिकाग्र पर डाल देंगे, जिससे हम लोग अपनी मन के इच्छा के अनुसार मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विपुंसन किया जाता है, और इसका इकोनॉमिक स्तर पर बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्नत किस्म के हाई यील्डिंग वाले प्लांट को डेवलप कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट फल। इसको हम लोग झूठा फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, झूठा, और इसको मिथ्या फल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है बिहार बोर्ड, कभी भी किसी नामों से क्वेश्चन पूछ देगा, इसीलिए हम लोगों को सब नाम देख लेना है, ध्यान में रख लेना है कि अगर कुछ भी आए तो हम लोग वहां पे चकमा नहीं खाएं, अच्छे से आंसर दें। क्या क्या नाम हो गया इसका, कूट फल, आभासी फल, झूठा फल और मिथ्या फल। ऐसे हम लोग जान रहे हैं बेसिकली कि जो फलों का निर्माण होता है वो अंडाशय के फूलने के द्वारा हो जाता है। ठीक है, जब परागन की क्रिया हो जाती है तो ये सारे पार्ट टूट करके सूख करके हट जाते हैं, और ये हम लोगों का बच जाता है अंडाशय। यही अंडाशय फूल कर करके परिपक्व होकर के किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अंडाशय को छोड़ करके फल जो पुष्प होते हैं उसके अन्य भागों का हेल्प भी फल के बनाने में किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत फल। अर्थात क्या कह सकते हैं, अंडाशय के अलावा भी पुष्प के अन्य भाग, जैसे क्या कह सकते हैं इसके अन्य भाग, तो पुष्पासन, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया पुष्पासन, और इसका जो दलपुंज वगैरह होता है, इन सबों को मिलाकर जब फल का निर्माण होता है तो वैसे फल को हम लोग कूट फल, आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अंडाशय को छोड़ दिए, उसके साथ साथ जो फ्लावर के अन्य पार्ट्स हो गए, पुष्पासन हो गए, दलपुंज हो गए, उसको मिलाकर के जो फल का निर्माण हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसके एग्जाम्पल्स को पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको याद रख लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का एप्पल, सेब हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया हम लोग का काजू, काजू भी क्या हो गया, असत्य फल हो गया। स्ट्रॉबेरी, ये भी क्या हो गया, ये भी असत्य फल के एग्जाम्पल हो गए। तो सेब हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे क्या हो गए, असत्य फल के एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकार्पिक फलों की सोदाहरण व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोनोकार्पिक प्लांट नहीं फ्रूट पूछ रहा है, मोनोकार्पिक फ्रूट, मोनोकार्पिक फ्रूट। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, कार्पिक का मतलब क्या हो गया, अपने जीवन काल में। ठीक है, वैसे फल या वैसे पौधे जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ स्पेन में सिर्फ एक ही बार फल और फूल देते हैं, वैसे पौधों को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं कि गेहूं का एक बार हम लोग पौधा लगाएं और क्या होता है, फिर उसके बाद वो पौधा एक बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है, उसके बाद उसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस इसका फेमस एग्जांपल है जिसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, 12 साल में एक बार फ्रूटिंग करने वाला जो पौधा है उसको हम लोग एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना,
ऐसे जो इसका हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसका नाम नीला कुरेंजी है। और अगर हम लोग इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम एस्ट्रा विलेंथस कुंथियाना। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी, इसके एग्जाम्पल में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो पौधा है नीला कुरंजी, ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं और 12 साल के बाद एक बार फूल देते हैं। इतना सुंदर इसका फूल होता है, नीले कलर की फूल की लगती है, चादरें बिछ गई, जिसको देखने के लिए पर्यटन विदेशों से इंडिया आया करते हैं। ठीक है, तो इस फूल का नाम क्या हो गया, नीला कुरंजी या एस्ट्रा विलेंथस कुंथियाना, जो प्रत्येक 12 साल के बाद एक बार फूल खिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु परागन। वायु परागन क्या है? एनीमोफिली। ठीक है, जैसा कि लग रहा है वायु और परागन, परागन का मतलब हो गया परागकण का नर भाग से पुंकेसर से मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती। ये हो गया हम लोगों का फीमेल पार्ट। ऊपर वाला जो हम लोग घड़े की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ये जो गर्दन जैसी सुराही जैसी सुंदर सी लंबी सी स्ट्रक्चर है, इसका नाम हो गया वर्तिका। और ये फूली हुई जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हो गया अंडाशय। अब क्या हो गया, इधर से पोलन ग्रेन आया, तो पोलन ग्रेन कहां से आया होगा? पुंकेसर वाले पार्ट से। ठीक है, तो पुंकेसर वाले पार्ट से परागकण का मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाई? परागन कहलाई। और इसमें मीडियम क्या है? तो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा उड़ करके आया, तो हवा के द्वारा परागकण का मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? वायु परागन अर्थात एनिमोफिली। अब अगला क्या कर रहा है इसका आगे वाला पार्ट क्वेश्चन का, वायु परागित पुष्पों के गुणों का साधारण वर्णन करें, कि वायु परागित जो फूल है उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो क्या है, फूल को क्या होना चाहिए? रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, क्योंकि हवा को कलर से और गंध से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो अगर कीट परागन होता है तो कीड़े फ्लावर के रंग को और सुगंध को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, हवा को इससे कोई मतलब नहीं। तो पहला क्या होना चाहिए? रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए परागकण को, और पंखदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंखदार, फीदरी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या होना चाहिए? जो इसका ये पुंकेसर है, वो पुंकेसर लंबे होने चाहिए और हवा में दोलन करते हुए होने चाहिए, ताकि उस हवा के दोलन से ये जो परागकण है वो परागकण गिर सके। वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए? इसका वर्तिकाग्र चिपचिपा होना चाहिए, ताकि परागकण आए और इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाए। क्लियर? और इसमें उदाहरण भी पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वायु परागन की क्रियाएं होती हैं। तो घास फूल के जितने भी पौधे हैं, उन सारे पौधों में परागन वायु के द्वारा होता है। उसके बाद गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, बांस हो गया, इन सबों में परागन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। तो वायु परागन एनिमोफिली क्या हो गया? वायु के द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन या एनिमोफिली कहेंगे। इसके अनुकूलन क्या क्या हो गए? तो इसके जो पुष्प होने चाहिए अर्थात परागकण रंगहीन गंधहीन होना चाहिए। उसके बाद हल्का और पंखदार होना चाहिए, वर्तिकाग्र चिपचिपी होनी चाहिए, पुंकेसर लंबे होने चाहिए और हवा में दोलन करते हुए होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो गया? घास फूल के पौधे, गेहूं, मक्का, धान, बांस, बहुत सारे हैं इटी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु द्वारा परागित होने वाले 4 पौधों के नाम लिखें। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधे जो हैं वो जंतुओं के द्वारा परागित होते हैं। जैसे आप लोग भी आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे पुष्पों में क्या पाया जाता है? चींटी पाई जाती है। तो हम लोग को लगता है कि अरे पुष्प मीठा है क्या, यहाँ चींटी क्या कर रही है?
तो एक्चुअली चींटी क्या होता है, मकरंद चूसने के लिए उस पुष्प पर जाता है और उसके पैर में परागकण लग जाता है, फिर दूसरे पुष्प पे जाकर के उस परागकण को गिरा देता है। इस प्रकार से वहां परागन की क्रियाएं होती है। तो हम लोग देखते हैं गुड़हल, जिसको हम लोग अड़हुल का फूल कहते हैं, और कनेर में भी हम लोगों को कनेर के फूल में भी चींटी दिख जाता है। तो चींटी के द्वारा क्या होता है, गुड़हल में और कनेर में परागन की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं घोंघा। घोंघा भी कुछ पौधे पे चिपके हुए रहते हैं, जिसका फेमस एग्जाम्पल है सर्प बूटी। घोंघा चिपका हुआ रहता है और इसमें परागन घोंघे के द्वारा होती है। फिर चमगादड़, चमगादड़ जो है वो कदम के पेड़ को परागित करने का काम करता है। सनबर्ड, ये जो है झुमका नामक पौधा, फूल होता है ये सब, इनको परागित करने का काम करता है। अब कहेगा ये मैम झुमका क्या है, तो झुमका एक फूल का नाम है और इसकी जो आकृति होती है वो झुमके के जैसी होती है, इयरिंग के जैसी होती है, और सनबर्ड अपने चोंच के द्वारा उसको परागित करता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा 4 अलग अलग जंतु है जो अलग अलग पौधों को में परागन की क्रिया करता है। चींटी, गुड़हल और कनेर को, घोंघा सर्प बूटी को, और चमगादड़ कदम को, फिर उसके बाद सनबर्ड झुमका को। चमगादड़ और भी सेमल के प्लांट को भी ये परागित करने का काम करता है। तो चमगादड़ में सेमल भी लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, और ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और निम्नलिखित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का उदाहरण दे। परिभाषा पूछ दिया है, 2-2 नंबर में पूछ देता है, 4 दे दिया, कभी 2 लिखने को कहा, कभी 5 दे दिया, 3 लिखने को कहा, और ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ेंगे सारा समझ में आएगा, और अभी पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। चलिए 1 नंबर क्या है, आभासी। अभी हम लोग पीछे भी अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। आभासी फल, इसका ढेर सारा नाम है, इसी को हम लोग कूट फल भी कहते हैं, झूठा फल भी कहते हैं, मिथ्या फल भी कहते हैं। तो आभासी फल या झूठा फल या मिथ्या फल क्या है, तो अंडाशय के अलावा भी पुष्प के अन्य भागों से, पुष्पासन से और बाह्य दलपुंज से जब फल का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे फलों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिथ्या फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सेब था, काजू था, स्ट्रॉबेरी था, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी का, वास्तविक फल क्या है। चलिए आ ही गया हम लोगों का वास्तविक फल। वास्तविक फल, रियल फ्रूट, ये क्या हो गया, तो फ्रूट्स जो होता है वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन जो होता है ये अंडाशय के द्वारा होता है। तो जब फ्रूट्स अंडाशय के द्वारा बनते हैं तो वैसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आम हो गया, लीची हो गया, ये सारे वास्तविक फल के उदाहरण हो गए। और वास्तविक में क्या हो गया, अंडाशय के अलावा पुष्पासन और वर्तिकाग्र के द्वारा फलों का निर्माण हो गया। और वास्तविक फल में क्या हो गया, अंडाशय सिर्फ और सिर्फ अंडाशय फल के बनाने में हेल्प किया। इस प्रकार के फलों को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक फल। 3rd नंबर इसका क्वेश्चन कर रहा है, बहुभुर्णता। बहुभुर्णता, पॉली इम्ब्रायोनी। बहु मतलब अनेक, भुर्णता मतलब भुर्ण। जब एक फल में अनेक भुर्ण पाए जाते हैं, बहु मतलब क्या हो गया, अनेक। जब कोई फल है और एक ही फल के अंदर भुर्णों की संख्या एक से अधिक है तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, बहुभुर्णता, पॉली इम्ब्रायोनी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नींबू। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनन भी कहते हैं, सॉरी, इसमें अगर प्लांट की बात हो रही हो तो उसमें हम लोग अनिषेक फलन कहेंगे, और जब जीव की, जानवरों की बात हो रही है तो उसमें हम लोग अनिषेक जनन कहेंगे। यहाँ फल की बात हो रही है तो अनिषेक फलन। अब देखिए हम लोग देखते हैं इस वर्ड को, अ मतलब नहीं, निषेक का मतलब हो गया निषेचन, फलन का मतलब होता है फ्रूटिंग होना, फल का बनना। अब क्या हो गया, अनिषेक जनन मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ फीमेल गैमीट जो है अपने दम पे पूरे फ्लावर, ये पूरे फ्रूट को
बना देती है। ऐसे फल को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फल जनित फल कहते हैं। अनिषेक अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अब ये अनिषेक फलन क्या हो गया? जब कोई फल जो है बिना मेल गैमेट्स के अर्थात बिना निषेचन के फल का निर्माण कर देता तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? केला हो गया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वैसे फल जिसमें बीज या तो नहीं होते हैं या बीज होते भी हैं तो वो बीज उस बीज से हम लोग नए पौधे को नहीं उगा सकते। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केला हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, अनानास हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना वहीं पे नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। व्हाट्सएप नंबर है 9472847179। इस पे संपर्क करें और पीडीएफ और नोट्स वहां से प्राप्त करें। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।